दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है दोस्तों, हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 का जो हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि हम लोग इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने भारत में जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उस विचारधारा का कैसे उदय हुआ और किन किन कारणों से उदय हुआ, हम लोगों ने उन सारे कारणों के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसी उदय के एक कारण था असहयोग आंदोलन। हम लोगों ने उसके बारे में पिछला अध्याय में पढ़ा और जब असहयोग आंदोलन एक भली भांति बहुत अच्छे से चला तो उस आंदोलन को शांत कराने के लिए या उस आंदोलन के जवाब में या जितने भी सत्याग्रह हुए उस सत्याग्रहों के जवाब में मैं बोलूंगा कि ब्रिटेन जो सरकार है उन्होंने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन को भारत भेज देता है। तो जब भारत उसको भेजा गया तो उसकी जो पूरी नीति थी उस नीति का भारत के सरकार ने विरोध किया, यानी कि कांग्रेस का सरकार ने विरोध किया। विरोध का कारण क्या था आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। विरोध क्यों किया गया आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। यानी कि पिछला जो हमारा वीडियो था वो पूरा साइमन कमीशन के ऊपर आधारित था और साइमन कमीशन हर साल की पूछी जाने वाली क्वेश्चन है और मैं ग्रेंटेड के साथ बताता हूं कि अगर आप पीछे वाला वीडियो देख लोगे तो 5 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैट्रिक में 5 नंबर का वैल्यू क्या होता है ये उस बच्चे से पूछो जिसने एसएसटी नहीं पढ़ा होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि जो पीछे का एक छोटा सा टॉपिक था पूर्ण स्वराज की मांग, उस टॉपिक से स्टार्ट करके आज हम लोग बात करेंगे नमक यात्रा और किस तरह से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में। हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उससे पहले बता दूं कि आपको क्या करना है, कॉपी और कलम लेके सामने बैठ जाना है और जिस तरह से मैं पूरे टॉपिक को मैं डिस्कशन करता जाऊंगा आपको बस हुबहू छाप देनी है और आपको उसका एक नोट्स कॉपी अच्छा से बना लेना है। और मैं गारंटी दावा देके बोलता हूं कि जो कंटेंट आपको प्रीतम एकेडमी 8 सेशन में दे रही है और आपको मैथ सेशन में दे रही है वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बस जिस तरह का भरोसा बनाए रखे हो हम पे, भरोसा बनाए रखो और साथ में काम करना दोस्तों कि अपने कुछ दोस्तों को भी इस टॉपिक में जुड़ते जाओ और जुड़ते जाओ और इस प्रीतम एकेडमी का जो परिवार है इसको बड़ा कर दो ताकि जिस तरह से हम आपका मदद कर पा रहे हैं हम लोग और सारे बच्चों का क्या कर पाए, मदद कर पाए। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग प्रीतम एकेडमी में नए हैं क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझिएगा, आपको पता है कि जब साइमन कमीशन को भारत भेजा गया तो भारत की जनता ने उसका विरोध किया और उसी विरोध के चक्कर में हमारे एक अच्छे नेता यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज के दौरान। यानी कि अंग्रेजों ने उन पे लाठियां बरसा दी, उन पे नहीं, यानी कि वहां पे जो पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ था, प्रदर्शन जो हो रहा था, किसका प्रदर्शन, तो साइमन कमीशन का, तो उसके प्रदर्शन के खिलाफ उनको क्या होता है, लाठी लग जाती है सर पे और उनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोगों ने वहां तक हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट दिखा था और उस चोट के कारण ये जो आंदोलन होता है उग्र हो जाता है और इसी आंदोलन को दबाने के लिए यानी कि साइमन कमीशन का विरोध का जो आंदोलन चल रहा था भारत में, उस आंदोलन को दबाने के लिए इरविन क्या करता है कि डेमोस स्टेट का, यानी कि वो बोलता है कि आइए और आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग मिलजुल के बात करेंगे कि किस तरह से आप संविधान निर्माण करोगे और उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी। इसके लिए आइए लंदन और हम लोग क्या करेंगे, गोलमेज करेंगे। लेकिन वहां पे एक सबसे खराब बातें क्या हो जाती हैं कि वो तो गोलमेज तो करना चाहता था लेकिन गोलमेज की सीमा तय नहीं हुआ कि गोलमेज किस तारीख को किया जाएगा। तो इसी के खिलाफ जो कांग्रेस के जो पूरी नेता है, कांग्रेस की जो पूरी पार्टी है या मुस्लिम लीग की जो पूरी पार्टी है, उसमें से कुछ जो नेता थे वो लोग इस गोलमेज के खिलाफ थे कि अब हमें इस तरह के हाथ फैलाने से और झोली पसारने से कुछ नहीं होने वाला। क्या मैंने बोला, किस तरह से हाथ पसारने और झोली पसारने से कुछ नहीं होने वाला, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें मारधाड़ करना पड़ेगा, यानी कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मारकाट करना पड़ेगा, तो पीछे नहीं हटेंगे। तो गांधी जी ने जिस तरह से नरम दल का साथ देते हुए सत्याग्रहों पे सत्याग्रह और यहां तक असहयोग आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन कर दिया,
तो अब जैसा ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, तो मैंने पहले ही बताया था कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था। कुछ ऐसे युवा पीढ़ी के नेता थे जिनको लगता था कि अब अगर हम लोग इस तरह से झोली पसारते चलेंगे तो हमें आजादी नहीं मिलेगी, हमें अपना तेवर बदलना पड़ेगा और हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तो वो जो छीनने की नीति है, उस नीति में दो महान नेता हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि कांग्रेस से ही एक शाखा निकाला, मैं उसको बोलूंगा गरम दल के नेता। तो उन्होंने बोला कि अब हमें एक ऐसा आंदोलन चाहिए जिस आंदोलन के फलस्वरूप हम लोग लोगों को सिखा सकते हैं कि आजादी के माने क्या है और आजादी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह का संघर्ष हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक अधिवेशन हुआ था, वो था दिसंबर 1929 का अधिवेशन। वो अधिवेशन क्या था, हम लोग उस अधिवेशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर समझिएगा। ये जो दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो अधिवेशन हुआ था। कहां पे, लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मैंने बात किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस पूरे अधिवेशन का, इस पूरे मीटिंग का बस एक मायने मतलब था कि हम लोगों को जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है, हमारे मन की जो इच्छा है, इसको अब हमें औपचारिक करना पड़ेगा, हमें इसको कानूनी बनाना पड़ेगा। और कानूनी बनाने का बस एक जरिया है, पहले खुद मानो कि ये हमें आजादी दे रहा है, हम आजाद है, तब जाके आप आजाद हो सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डेट फिक्स किया और वो डेट क्या था, 26 जनवरी 1930। और उस डेट पे उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं करना, हमें इस डेट पे अपना तिरंगा फहराना है, अपना स्वतंत्रता रूपी जो आजादी का जो झंडा है उसको फहराना है। और उन्होंने एक डेट रखा 26 जनवरी 1930। उस डेट में हम सभी को इकट्ठा होना है और हमें स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराना है और हमें दिखा देना है अंग्रेजों को कि अब हम लोग चुप होने वालों में से नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ने वालों में से हैं। ये किनका मानना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था। तो 1930 यानी कि 26 जनवरी के दिन जैसे ही झंडा फहराया गया, तो उसी समय वहां पे मैं बोलूंगा कि ये जो एक माहौल क्रिएट हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, ये उतना प्रफुल्लित नहीं हुआ। और करने का रीजन क्या था कि आइए हम लोग पूरे संघर्ष के प्रति कि हमें आजाद होना है, उस संघर्ष पे हम लोग क्या करेंगे, अपना शपथ लेंगे और संघर्ष में हम लोग भाग लेंगे। इसलिए क्या गया था, तो इसमें ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूर्ण स्वराज का जो मांग था कहीं ना कहीं कम पड़ गया। लेकिन अभी भी हमें आजादी चाहिए था और आजादी दिलाने का ठेका कौन लेके रखे थे, हमारे बापूजी। कौन लेके रखे थे, हमारे बापूजी जो है वो आजादी का ठेका लेकर रखे थे। और वो स्वतंत्रता के इस जो पूरा विचार था, स्वतंत्रता के विचार को पाने के लिए गांधी जी अब सोच रहे थे कि भाई किस तरह से हमें आजादी मिलेगी। ये उनके मन में चल रहा था। फिर उनके मन में अचानक से काम किया, क्यों ना अगर लोगों के रोजमर्रा के जिंदगी में अगर हम लोग आजादी के विचार को डाल दें। मैंने क्या बोला कि लोगों के रोजमर्रा के विचार में अगर हम लोग आजादी को डाल दे, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वो आजादी के लिए संघर्ष करेगा। कारण समझिएगा कि आपको पता है कि शेर के पास अगर एक हिरण और उसके बच्चे दोनों रहे ना, तो हिरने क्यों ना कमजोर हो, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस शेर से लड़ पड़ता है, चाहे जीत किसी की भी हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं रखता है। तो सीधा सा मतलब था, गांधी जी का बोलना था कि अब हम लोग जो भी हम लोगों ने पीछे सत्याग्रह किया या जो भी हम लोगों ने कुछ किया, उसमें केवल कुछ ही लोगों की कमियों के कारण उस समुदाय का ही केवल जोर था। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह, तो इस आंदोलनों में केवल चंपारण के ही किसान भाग ले पाए, बाकी लोग वो भाग नहीं ले पाए। जैसे हम लोग असहयोग आंदोलन का बात किया, तो जिनको आजादी के बारे में थोड़ा बहुत पता था या जिनको अपना फायदा लेना था अपने विचार के हिसाब से, वो लोग इस आंदोलन पे भाग लेके पाए। तो अब हम लोग एक ऐसा आंदोलन क्रिएट करेंगे जिस आंदोलन में देश का हर एक जनता, चाहे वो गरीब वर्ग का लोग हो, चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो किसान हो, सबको इस आंदोलन में जोड़ना है। तो ऐसा आंदोलन कब मिलेगा, जब हम लोग लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश करेंगे। और इसी के साथ गांधी जी ने नमक यात्रा के बारे में सोचा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सोचा। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं कि नमक यात्रा का उद्देश्य क्या था, और नमक यात्रा ही केवल थी कि उसके साथ और भी कुछ उद्देश्य था, हम लोग इसके बारे में देखते हैं।
तो आज का टॉपिक बड़ा मजा आने वाला है। आप लोगों ने देख लिया होगा जो भी मैंने अभी कुछ बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो समझिएगा। मैंने क्या बोला कि गांधी जी ने सोचा कि अब हमें क्या करना है कि देश का जो रोजमर्रा है उस पे हमें क्या करना होगा, स्वतंत्रता की भावना पैदा करना पड़ेगा। और उस स्वतंत्रता की भावना को पैदा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने देखा कि हमें देश को क्या करना होगा, एकजुट करना होगा। और एकजुट करने के लिए सबसे मेन जो उस समय कानून लगा था, नमक कानून, यानी कि आप अपने आप नमक नहीं बना सकते हो, क्योंकि देखो पूरा देश जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है भाई, तो हम लोग जहां चाहे नमक बना सकते हैं। लेकिन उस समय कानून लगा था कि आप नमक खुद से तैयार नहीं कर सकते हो, आपको नमक ब्रिटिश कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। तो गांधी जी ने देखा कि ये जो नमक है, ये नमक कानून हमें आजादी दिला सकता है। सोच के देखो, एक नमक हमें आजादी दिला दिया, एक नमक कानून हमें आजादी दिला दिया। तो क्या कारण था, नमक कानून क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि मैंने पहले बोला इसका जो यूज है वो गरीब आदमी भी करता है और अमीर आदमी भी करता है और बीच वाले लोग भी क्या करते हैं। तो गांधी जी को लगा कि हमें फिर से अगर देश को एकजुट कराना है, जैसे हम लोग असहयोग आंदोलन में किए थे, और उससे अगर ज्यादा हमको एकजुट कराना होगा तो हमें एक रोजमर्रा की जिंदगी का चीज को उठाना पड़ेगा। और नमक से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि उस समय नमक कानून प्रचलित था कि आप नमक बनाओगे बाबू तो फिर समझ लेना क्या होने वाला है। तो नमक कानून क्या था, नमक कानून स्टार्ट करने के बारे में सोचा। तो ऐसा कब से हुआ उसकी घटना के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग ये डेट याद रखिएगा, 31 जुलाई 1930। मैं कब का बात कर रहा हूं, डेट याद रखिएगा, 31 जुलाई 1930 को गांधी जी क्या करते हैं कि उस समय जो वायसराय थे हमारे इंडिया के, यानी कि लॉर्ड इरविन मैं बोल सकता हूं, या वायसराय जो इरविन थे, उनको एक व्यक्तिगत गांधी जी ने क्या किया, खत लिखा। और उस खत में टोटल 11 मांगों को, मैंने कितना बोलूंगा, टोटल 11 मांगों का उल्लेख था। यानी कि कुछ ऐसी मैं बोलूंगा जो मांगे थी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते थे। तो हम लोग, मैंने क्या बोला कि गांधी जी ने 31 जुलाई 1930 को जो इरविन है उसको एक पत्र लिखा, और उस पत्र में टोटल 11 मांगों का उल्लेख किया गया। और उन 11 मांगों में मैं बोलूंगा कि क्या क्या मांगे थी। तो आपकी जो बुक है उसमें ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया, बस 2 लाइनें लिखी गई है कि उनमें जो मांगे थी उनमें से कुछ सामान्य मांगे थी और कुछ जो मांगे थी वो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक और विभिन्न वर्गों के तबकों के लोगों के लिए क्या था, जो जरूरी था या उनसे जुड़ा हुआ था। यानी कि ये जो पूरी जो 11 तरह की जो मांगे थी गांधी जी के द्वारा, जो इरविन को खत लिखा गया था, उसमें देश के हर एक जनता की जितने भी समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं का लगभग समाधान था। और इसमें रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले कुछ 11 इंपॉर्टेंट तत्व थे, जो उद्योगपति से लेकर किसान तक और यहां तक गरीब वर्ग तक और भूमिहीन किसान से लेकर मजदूरों तक के जितने भी तबके के लोग होते हैं सबको यह प्रभावित करता है। और सबसे जुड़ा हुआ इसमें 11 मांग था। तो मांग करने का कारण क्या था, गांधी जी ने आखिर मांग करने का कारण क्या था, क्या कारण था कि गांधी जी ने इरविन को खत लिखा और 11 जो मांग है वो इरविन के सामने रखा। उस कारण के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि अगर हम लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग के जरिए हम लोग उद्योगपति से लेकर किसान तक और किसान से लेकर जो विभिन्न तबकों के जो लोग हैं सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ में जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक शक्तिशाली हम लोग अभियान चला सकते हैं और लोगों को हमारे अभियान में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, अपने उस 11 मांगों को, कब उनका डेट में बात कर रहा हूं, 31 जुलाई 1930 को इरविन को भेजा। तो इन सारे मांगों में से कि भाई सबसे जो महत्वपूर्ण मांग था, अगर मैं बोलूं सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था सर, तो सबसे महत्वपूर्ण मांग, हम लोग नमक यात्रा के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे नमक कर को समाप्त करने के बारे में था। क्या था, नमक कर को समाप्त करने के बारे में था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या कारण था कि गांधी जी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लिया वो नमक कानून के ऊपर लिया। तो मैंने बता दिया, नमक सबकी जरूरत है भाई, गरीब इंसान की और अमीर इंसान की, बीच वाले इंसान, सभी को नमक की जरूरत होती है। तो नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था, तो महात्मा गांधी जी को लगता था कि ये जो नमक है वो अमीर से लेकर गरीब तक सभी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला रोजमर्रा की जिंदगी का काम है और नमक के बिना कुछ नहीं होने वाला।
नमक के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप कितना दिन मीठा खाओगे भाई, कितना दिन मीठा खाओगे, नमक तो आपको खाना पड़ेगा। तो नमक का ही इस्तेमाल करके गांधी जी ने क्या किया कि अपने आप को और जो पूरे देश के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं सबको जोड़ने का काम किया। कौन सा? एक महत्वपूर्ण कारक लेके, तो नमक का। तो गांधी जी ने जो इरविन को पत्र लिखा था, एक्चुअली में वो एक तरह का चेतावनी था। क्या था? एक तरह का वो चेतावनी भरा लेटर था। तो उसका कारण क्या था, हम लोग थोड़ा उसके बारे में भी देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि गांधी जी ने जो गारो मांगो का पत्र लिखा इरविन को, वो एक तरह का, मैं बोलूंगा, मांग नहीं था, एक तरह का क्या था, एक तरह का इरविन को चेतावनी था। कारण क्या था चेतावनी का? कि गांधी जी ने उस पत्र पे एक लाइन लिखा था कि इरविन, अगर तुमने मेरे बातों को नहीं माना तो हम लोग क्या करेंगे 11 मार्च तक। वो डेट उसने गांधी जी ने दिया कि अगर तुम 11 मार्च तक नहीं मानोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके खिलाफ मैं क्या करूंगा। 11 मार्च गांधी जी ने सीधा बोला। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो गांधी जी का पत्र था ये चेतावनी भरा क्यों था, इसका कारण के बारे में देखते हैं। तो गांधी जी ने सीधा लिखा कि अगर इरविन हमारे बातों को 11 मार्च तक नहीं मानता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन को छेड़ देंगे। क्या करेंगे? सभी ने अवज्ञा जो आंदोलन है इसको हम लोग छेड़ देंगे। तो गांधी जी ने उस पत्र पे लिखा था कि अगर आप 11 मार्च तक जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को अगर आप नहीं मानते हो तो हम क्या करेंगे, सभी ने अवज्ञा छेड़ देंगे। और बाबू, सभी ने अवज्ञा का सिंपल सा मतलब है सभी ने, यानी कि आदर, और अवज्ञा माने नहीं मानना, यानी कि आदर के साथ आपकी बातों को हम लोग नहीं मानेंगे, इस तरह का आंदोलन हम लोग छेड़ देंगे। यानी कि आपके बातों को नहीं मानने वाले हैं, इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आंदोलन छेड़ेंगे। किसने बोला? तो गांधी जी ने सीधा बोल दिया इरविन को 31 जुलाई 1930 में। बात क्लियर है? तो अब देखिए, जब हम लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, अब हम लोग उस समय जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बातों का विरोध किया। उन्होंने बोला कि आइए हम लोग डोमिनियन स्टेट का निर्माण करेंगे, लंदन चलिए गोलमेज करेंगे, हम लोगों ने उसका विरोध किया। तो क्या ये हटीला इंसान जो था इरविन, ये झुकने वाला था क्या? इरविन झुकने से मना कर दिया कि बोला अब हमें झुकना नहीं है, हम झुकेंगे नहीं, और आपके जो गारो मांग है, जो गारो प्रस्ताव है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग उस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। तो इरविन ने क्या किया कि गांधी जी की जो पूरे मांग थी, जो उन्होंने जो पूरा मांग किया था उनको नहीं माना। इरविन ने मना कर दिया कि हमें इन तरह की मांगों को स्वीकार नहीं करना है। तो गांधी जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि हमें क्या करना है, हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग कर लेंगे। अगर आप हमारे बात को नहीं माने तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देंगे। तो जब इरविन ने गांधी जी के बात को नहीं माना तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला कि नमक को दिया गया था, नमक को प्रायोरिटी दिया गया था कि अगर आप नहीं माने हो तो हम लोग सबसे पहला बात क्या तोड़ेंगे कि आपने नमक कानून लगाया है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपने बोल दिया कि आप अपने क्षेत्र में समुद्र तट पे नमक नहीं बना सकते हो, तो पहले हम लोग आदर के साथ क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जाएंगे और नमक कानून को तोड़ देंगे, नमक बना के नमक का उत्पादन कर लेंगे। बस आपकी हम लोगों ने क्या किया, आपकी कानून का हम लोगों ने अवहेलना करना है। हमें तो सभी ने अवज्ञा का मतलब ये कि आपके कानून का अवहेलना करना है, आपके बातों को नहीं मानना है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, नमक कानून को तोड़ेंगे। तो अब गांधी जी ने यहां से अपनी एक नई जंग को छिड़ दी, और वो जंग क्या था, नमक यात्रा के बारे में। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, रट लो यार, 5 नंबर आपको ये टॉपिक दे देगा, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करो क्योंकि उनको भी 5 नंबर की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि आप लेके आप खुद राजा बन जाओगे, ऐसा घटना काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, खुद भी अमीर होना है, दूसरों को भी अमीर करवाना है। तो हम लोग बात करते हैं कि जब इरविन ने बोला कि हम आपके बातों को नहीं मानेंगे, इरविन ने सर झुकाने से मना कर दिया, तो गांधी जी झुकने वाले में से नहीं थे। जब गांधी जी ने बोल दिया कि हम सभी ने अवज्ञा करेंगे, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी सभी ने अवज्ञा के बारे में उन्होंने शुरू कर दिया। और इन्होंने सबसे पहला जो काम नहीं मानने का किया, और वो काम क्या था, वो काम था नमक यात्रा को शुरू किया। तो क्वेश्चन आपके पास आता है, दांडी यात्रा के बारे में टिप्पणी करें या नमक यात्रा के बारे में चर्चा करें। आपके पास दो तरह का क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने नमक कानून कि गांधी जी द्वारा जो नमक कानून को तोड़ा गया था उसकी विवेचना करें, या फिर आपके पास आएगा नमक कानून
क्या है, या फिर आपको आएगा दांडी मार्च के बारे में आपको बताना है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आते हैं और सबका जो आंसर है बस इस बोर्ड पे लिखा हुआ है दोस्तों, छाप देना। मैं क्या बोलता हूं, छाप देना। ये कतई जहर वाली क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये कतई जहर वाली क्वेश्चन है। तो समझिएगा, हम लोग बात करते हैं नमक यात्रा के बारे में या दांडी यात्रा के बारे में या नमक कौड़ तोड़ने के बारे में। तो उन्होंने कुछ प्रक्रिया क्या था, उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है गांधी जी जब भी जाते थे तो वो अकेले कभी नहीं जाते थे, अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाते थे। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया कि अपने 78, आप लोग याद रखिएगा, 78 जो विश्वसनीय वॉलंटियर है या कांग्रेस के सदस्य है, उनको उन्होंने चुना और उनके साथ ही उन्होंने नमक यात्रा शुरू किया। क्या किया, अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियर या 78 सहयोगियों के साथ क्या किया, गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू किया। और आपका जैकबोर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन डालता ही है कि आप मेरे को बताइए गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू किया था। तो आपको यह पॉइंट 1 नंबर दे देगा। और वो कितने लोग हैं, 78 लोग। कितने लोग हैं, 78 लोग। तो गांधी जी ने क्या किया, 78 विश्वसनीय वॉलंटियर को लेकर जो नमक यात्रा शुरू किया। तो ये कहां से शुरू करना है, क्योंकि देखो जहां मन तहां से तो लोग नहीं जा सकते, एक निश्चित जगह से हमें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, एक निश्चित जगह जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी उस समय साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का खुद का आश्रम था, उस आश्रम से उन्होंने 240 किलोमीटर दूर जो समुद्री, मैं बोलूंगा एक एरिया है या मैं बोलूंगा समुद्री तटीय कस्बा है, वो कस्बा क्या है, दांडी नामक स्थान। क्या है, दांडी नामक स्थान, जो कहां पे है, गुजरात में। तो गांधी जी ने क्या किया कि अपने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर का एक कस्बा, एक समुद्री तट वाला इलाकों को चुना, जो जिसका नाम क्या था, दांडी। क्या नाम था, दांडी नामक यात्रा, यानी कि मैं बोलूंगा दांडी नामक एक स्थान था, इसीलिए क्वेश्चन बोला गया है दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करें। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से कहां तक, दांडी का डिस्टेंस तय करने के बारे में सोचा कि हमें इस दूरी में जाके अपना नमक आंदोलन को क्या करना है, खत्म करना है और सभी ने अवज्ञा को शुरू करना है। तो क्वेश्चन आपके पास जग डालती है कि बताइए गांधी जी ने नमक यात्रा कहां से शुरू किया था। तो आपको क्या बताना है, साबरमती आश्रम। कहां पे खत्म किया, आपको क्या बताना है, दांडी नामक स्थान, जो कहां पे है, गुजरात में है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि साबरमती आश्रम से जो दांडी नामक स्थान है उसके बीच की दूरी कितना है। तो आपको क्या बताना है, 240 किलोमीटर। तो पहला गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियरों को लिया और इन्होंने साबरमती आश्रम में इकट्ठा होकर बोला कि चलो अब जो 78 के 78 जो हमारे विश्वसनीय वॉलंटियर है, हम लोग साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और दांडी नामक स्थान तक हम लोग यात्रा को लेके जाएंगे और दांडी नामक जो समुद्री तट है वहां पे हम लोग नमक बनाएंगे। तो गांधी जी चले भाई। तो चलने के दौरान ये क्या करते थे, अब देखो एक दिन में, खुद तो बूढ़े हैं, तो अब बताओ इतने पतले डुबले इंसान एक दिन में तो 240 किलोमीटर तय नहीं कर सकते। तो उसके बीच में कुछ घटनाएं हुई, कहीं कहीं रुके थे, तो उनके बारे में भी आपको जान लेनी है। तो गांधी जी ने क्या किया कि टोटल अपनी टोली को लेकर 24 दिन तक, कब का मैं बात करूंगा, 24 दिन तक वो हर रोज लगातार चले और हर रोज वो कितना, लगभग डेढ़ मील, मैं कब का बात कर रहा हूं, 1.5 मील डिस्टेंस का वो सफर तय करते थे। यानी कि 24 दिन वो हर रोज 1.5 मील, याद रखिएगा 1.5 मील, 1.5 मील का डिस्टेंस वो तय करते थे, दूरी तय करते थे। कहां पहुंचने के लिए, तो साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक। क्वेश्चन आपके पास जैक पूछती है कि आप बताइए कि गांधी जी ने टोटल कितने दिनों में ये जो साबरमती आश्रम से जो दांडी नामक जो जगह है उसका दूरी तय किया था। तो आपको क्या बताना है, 24 दिन। तो अब समझिएगा कि जब गांधी जी ने 24 दिन लगातार पैदल चला 1.5 किलोमीटर के एवरेज में, तो वो कहां पहुंच जाते हैं, साबरमती से दांडी नामक स्थल पहुंच जाते हैं। तो बीच में तो वो रुक भी जाते थे ना। तो जब गांधी जी आराम करने के लिए अपने टोली के साथ, अपने 78 सहयोगियों के साथ जिस भी स्थान पे रुकते थे, तो उस आसपास के क्षेत्र के लोग गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। क्या करते थे, गांधी जी को सुनने के लिए आते थे, जिससे गांधी जी का एक काम तो आसान हो गया था। और वो काम क्या आसान था कि स्वराज के अर्थ को वो स्पष्ट कर देते थे, लोगों को समझा देते थे कि आखिर हम लोग स्वराज की मांग को लेकर, हम लोग स्वराज के मांग को लेकर क्यों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या है, उसके बारे में गांधी जी बता देते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि स्वतंत्रता का हर लोगों ने अपना अपना मतलब निकाला था। जैसे हम लोगों ने असमी बगानी
जो मजदूर है उनका जो स्वतंत्रता का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा कि जो हमारी चौदीवारी है उस चौदीवारी से बाहर जाना और फिर अंदर आना और अपने परिवारों से मिलना, यह आजादी का मतलब है। तो गांधी जी ने जब नमक यात्रा शुरू किया और जब ये 24 दिनों का जो पड़ाव लिया रुक रुक के, उस पड़ाव के बीच में गांधी जी ने लोगों को समझाया कि भाई वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और स्वतंत्रता क्यों लेनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में गांधी जी ने स्पष्टीकरण किया। साथ में उन्होंने ये लोगों से आह्वान भी किया, लोगों को आदर भी किया, लोगों को समझाया भी कि अंग्रेजों से अब क्या करना है, हमें शांतिपूर्ण, याद रखिएगा, हमें क्या करना है कि शांतिपूर्ण उनकी अवज्ञा करनी है। यानी कि अब हमें क्या करना है कि अंग्रेजों का कहा नहीं मानना है। उस दौरान इस 24 दिन का जो दौरा था, इस 24 दिन के जो पूरी जो अपनी टोली के साथ जो साबरमती आश्रम से जो डांडी नामक स्थान के बीच का जो डिस्टेंस था, उस बीच में जहां भी रुके लोग उनसे मिले तो उन्होंने दो ही बात बोला कि स्वराज का स्पष्टीकरण कि स्वराज का मतलब क्या है, और दूसरा कि अब हमें क्या करना है कि आपसे हम आदर कर रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कीजिए, कि अब हमें क्या करना है कि अंग्रेजों के बातों को नहीं मानना है, ये गांधी जी ने बोला। तो जब ये 24 दिनों तक लगातार चले 1.5 मील प्रतिदिन के हिसाब से, तो डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल, कब की घटना है, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी और उनकी जो टोली है, ये जो दांडी नामक जो स्थान था गुजरात में, जो गुजरात का जो समुद्री इलाका है दांडी नामक स्थान, उस स्थान पर 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि समुद्र की पानी को उबालकर वो क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाता है कानून का पहला उल्लंघन गांधी जी द्वारा, और वो भी आदर के साथ। कैसा, वो भी आदर के साथ। और इसी तरह स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि मैंने पहले बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ ही होता है कि आदर के साथ हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। और पहला जो बात नहीं मानने का किया वो गांधी जी ने कैसा किया, तो वो जो बात था वो 6 अप्रैल की घटना घटी दांडी नामक स्थान पहुंचकर, और वो भी नमक कानून तोड़कर। तो ये जो पूरा जो टॉपिक है हम लोग इस पे देखें कि आखिर गांधी जी ने किन कारणों से नमक यात्रा को चुना, नमक कानून को तोड़ने के लिए बारे में सोचा। उससे पहले गांधी जी का क्या रवैया था हम लोगों ने इसके बारे में देखा। गांधी जी ने इरविन को पत्र के साथ 11 मांगों को दिया, हम लोगों ने उसके बारे में देखा। और साथ में हम लोगों ने देखा कि अंततः गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर के साथ 24 दिन के लगातार चढ़ाई के बाद, लगातार चलने के बाद, लोगों को स्वराज का अर्थ समझाने के बाद नमक कानून को तोड़ता है। और इसी तरह एक प्रकार की कानून की उल्लंघन करते हुए वो क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा को शुरू कर देते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोग उस टॉपिक पे कुछ बातों पे डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन से जो यह आंदोलन था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये किस तरह से भिन्न है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया जाने लगा, बहुत भारी मात्रा से यहाँ पे जनसंहार का रूप ले लिया था। हमारा जो वायसराय है इरविन, वो ले लिए थे, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। साथ में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी और इरविन का एक समझौता होता है, जिसके बाद सविनय अवज्ञा को वापस ले लिया जाता है। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। तो टोटल हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक पे कल हम लोग, यानी कि अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने जो भी कुछ देखा उसमें एक बात तो आपको मैंने बता दिया कि आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाओ और आप उसमें देखो, हर साल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नमक कानून के बारे में कि नमक कानून क्यों इंपॉर्टेंट था और नमक कानून की शुरुआत कैसे हुई। तो आप यहां से आप लोग लिख सकते हो और आपको 5 नंबर कहीं जाने वाला है। और एक मैं बात बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका बोर्ड इसी चैप्टर से पूछता है, इसी भारत में राष्ट्रवाद के उदय चैप्टर से पूछता है। तो आई होप, मैं हर बार बोलूंगा कि यार मेहनत मैं करता हूं, आपका काम है लगातार निरंतर मेहनत करना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो नंबर होगा 95 प्लस आएगा, और वो भी एसएसटी में, ये मैं दावा देके बोलता हूं। बस लगे रहो, मेरे साथ बने रहो, मैं आपको हर एक वो कंटेंट दूंगा जो आपको यूट्यूब में कोई चैनल आपको नहीं दे पाएगा। बस करना कुछ नहीं है बाबू, आप जिस तरह पढ़ रहे हो थोड़ा अपने दोस्तों को इस चैनल पे लाओ और हमारी मदद करो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।